दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और क्लास को देख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि क्लास देखने से ज्यादा रिवीजन है। जो पीछे कर चुके क्लास का उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको फैक्ट याद नहीं रहेंगे, बार बार आप भूलेंगे। तो उससे अगर उन सब फैक्ट को अगर लॉन्ग टाइम अगर रखना है याद, तो बार बार मल्टीपल टाइम तो रिवीजन कीजिए। तो आज हम लोग का जो क्लास है पॉलिटी का क्लास है। पॉलिटी में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अनुच्छेद। तो हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं और उसके बाद से यानी कि 5 से 11 तक ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता, यानी आज हम लोग नागरिकता पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम पहले भी नागरिकता के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि नागरिकता हमारे देश में एक का नागरिकता स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर अमेरिका को देखा जाए या तो ब्रिटेन को देखा जाए तो दोहरी नागरिकता वहां देखने को मिलता है। अब ये एकल नागरिकता क्या होती है? तो एकल नागरिकता, आप केवल भारत के नागरिक हैं। हाँ, और यदि आप किसी राज्य में रह रहे हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, हाँ, किसी भी राज्य में रह रहे हो, तो वहाँ के आप नागरिक नागरिक नहीं है, बल्कि वहाँ के आप निवासी हैं। लेकिन अमेरिका में क्या सीन है कि आप अमेरिका के एक नागरिक हैं और अमेरिका के जिस प्रांत में, जिस राज्य में रह रहे हैं, वहाँ का भी आप एक नागरिक कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो नागरिकता भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, ये याद रखिएगा, 5 से 11। अब हम लोग ये समझना है कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है। नागरिकता का मतलब क्या होता है? तो नागरिकता का अर्थ होता है कि और व्यक्ति के बीच राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध स्थापित करता है। क्या? कानूनी संबंध स्थापित करता है, जो कि व्यक्ति का राज्यों के प्रति निष्ठा होता है और राज्यों का व्यक्ति के प्रति अधिकारों का संरक्षण देता है। अधिकारों का संरक्षण यानी अपना संरक्षण देता है राज्य। तो सामान्य सा मतलब है कि व्यक्ति और राज्यों के बीच कानूनी संबंध होता है, कानूनी संबंध होता है। उसके बाद देखें तो हमारे भारत में अगर देखा जाए अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो 12 से 35 तक, जिसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जैसे कि वो 5 मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, ये 5 जो मौलिक अधिकार बता रहे हैं वो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। फिर से बार बोलते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, फिर 19, 29, 30। हाँ, अब देखते हैं ये सब में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, हाँ, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध है। मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये केवल भारतीय को ये अधिकार दिया गया। उसी तरह से अनुच्छेद 16 में देखा जाए तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या होती है ये समझिएगा। जैसे नौकरी हम लोग पाते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो देखते हैं आप इसमें देखते होंगे कि आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण जो दिया जाता है, या किसी कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आरक्षण देखने को मिलता है। वो हम लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत ही, यानी 16 के अनुसार ही हम लोग को दिया जाता है। और ये केवल भारतीयों के लिए है ये सुविधा, ऐसा नहीं कि कोई भी विदेशी आए सॉरी दोस्तों, और उन लोगों को भी दिया जाए। फिर आते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आए जो मन में हो वो बोल दे। पानी देखे बाबू। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आए और आकर के वो बोले। ये केवल भारतीयों को ही अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद देखा जाए तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के संरक्षण, जो हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा संस्थानों का स्थापना तथा प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। तो ये 5 जो अनुच्छेद था केवल भारतीयों को ही दिया गया अनुच्छेद। यहाँ से देखें तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19,
और अनुच्छेद 29 और यहाँ अनुच्छेद 30, ये 5 जो अनुच्छेद है वो भारतीयों को ही दिया गया। फिर और देखा जाए तो भारतीय नागरिकों को क्या-क्या अधिकार रहता है। तो संसद और विधान मंडलों में सदस्य बनने तथा निर्वाचन हेतु मत डालना, हाँ, डालने का अधिकार होता है। संसद हो या विधान मंडल में सदस्य बनने या निर्वाचन करने या मत डालने का अधिकार होता है, वो केवल भारतीयों को ही रहता है। अपने देश के प्रति कर्तव्य भी रहता है। कर्तव्य क्या होता है नागरिकों को कि वो अपने जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इन सभी को सम्मान दे, देश की रक्षा करे, हाँ, टैक्स पे करे यानी कि कर को अदायगी करे। उसके बाद ये देखा जाए कि नागरिकता लागू कब हुआ था। नागरिकता जो था वो लागू कब हुआ था, तो नागरिकता जब संविधान को अधिनियमित किया गया था, अधिगृहित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी समय संविधान सभा के द्वारा नागरिकता को लागू कर दिया गया था। यानी कि अनुच्छेद भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 ये सब लागू कर दिया गया था कब? 1949 में, यानी कि जैसे ही संविधान बनकर के लागू हुआ था उसी समय। हाँ, अब नागरिकता से संबंधित कुछ अधिनियम आए, क्योंकि पहला अधिनियम 1955 में बना था। नागरिकता संबंधित अधिनियम। दोस्तों गर्मी बहुत काफी, और इस गर्मी में फैन को ऑफ करके रखिए, क्लास लेते हैं, ताकि फैन का साउंड ना आए या फिर किसी तरह का साउंड साइड साउंड ना हो। तो गर्मी काफी है, थोड़ी सी अगर इधर उधर हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, कॉपरेट कीजिएगा। हाँ, तो अगर देखा जाए कि प्रथम नागरिकता अधिनियम कब आया था, तब 1955 में आया था। अब नागरिकता अधिनियम आया तो उसमें समय के अनुसार संशोधित भी किया गया था। पहला संशोधन 1986 में हुआ था, 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, फिर चौथा बोला जाए तो 2005 में, फिर पांचवा बोला जाए तो 2015 में, 15 में, फिर उसके बाद अंतिम जो हुआ संशोधन 2019 में। तो इसको याद कीजिएगा कि जो पहला जो बना था अधिनियम 1955 में, पहला संशोधन किया गया था 1986 में, फिर दूसरा जो संशोधन किया गया था 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। यहाँ पे याद करने का तरीका 3×5=15, यानी कि 3 और 5 15, ये 3 ऐसे याद हो गया। फिर 1986 और 6×92, 1986 प्लस 6 करेंगे तो 6×92, 6×92, यानी कि ये दो ऐसे ही याद हो जाएगा, 86 92, 2003 5 15 19, ये सब नागरिकता संशोधन अधिनियम है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोग इस चीजों को समझ रहे हो कि नागरिकता क्या है, नागरिकता का मतलब क्या होता है। हाँ, नागरिकता संबंधित कानून कब बना था और ये हमारे संविधान में कब अडॉप्ट किया गया था, यानी कि हमारे संविधान में कब ये लाया गया था, हमारे देश में किस प्रकार का नागरिकता है, और हम भारतीयों किस प्रकार के अधिकार, यानी कि स्पेशल जो अधिकार है हम लोगों को दिया जाता है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद अनुच्छेद देखते हैं एक-एक करके। हाँ, तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसके आगे, हम लोग सारा अनुच्छेद देखते हैं जो नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 के ए में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, लेकिन उनका जो माता पिता है वो भारत में नहीं जन्मे हो, बल्कि किसी और देश का नागरिकता लिए हुए या किसी देश और की राष्ट्रीयता लिए हुए। तो जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक हो सकता है। फिर से सुनिएगा, अनुच्छेद 5 के क्लाउज ए में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में जन्मा हो और वो भारत में निवास कर रहा हो या रह रहा हो, चाहे उसके माता पिता किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता ग्रहण किए हुए है, तो तभी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर उसी तरह अनुच्छेद 5 के बी में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत में नहीं जन्म लिया हो, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय भारत में जन्म ले चुके हैं या लिए हैं, तब भी उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। ये 5 के क्लाउज बी में बोला गया। और 5 के क्लाउज सी में क्या बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ, हाँ, या फिर उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन संविधान लागू होने से 5 साल पहले यदि भारत में रह चुका हो,
या फिर हाँ, रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? नागरिकता मिल सकता है। फिर से समझिएगा कि अनुच्छेद 5 के क्लॉज सी में क्या कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ हो या उसके माता-पिता में से किन्हीं का भी जन्म भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था, उसके 5 वर्ष पहले से भारत में अगर नागरिक मतलब निवास कर रहे हो, तब उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 6 में क्या है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, तभी उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा। और अनुच्छेद 7 में भी क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत में था, लेकिन वो पाकिस्तान गया, लेकिन फिर वो वापस आ गया, नहीं, नहीं, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना भाई, भारत में ही रहना है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 में क्या है? पाकिस्तान में पहले से था, हाँ, उसके बाद भारत में आया। और 7वां में क्या है? भारत में था, लेकिन पाकिस्तान गया, फिर वो वापस भारत आ गया। ये दोनों डिफरेंस है, हाँ, समझ पाए होंगे। फिर अनुच्छेद 8 में यह है कि ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति जिनका कोई भी परिवार या दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, कोई भी हाँ, भारत में जन्म लिया हो, लेकिन मतलब जनरली विदेश में रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो या बिजनेस के के पर्पज से या किसी और के पर्पज से, तब भी उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 में समझिएगा फिर से कि किसी कोई व्यक्ति का माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारत में ही जन्म लिए हैं, लेकिन वो व्यक्ति भारत में नहीं रह रहा, वो किसी विदेश में रह रहा है और विदेश में रह करके मतलब कोई खास रीजन, बल्कि बिजनेस करने के लिए रह रहा हो या फिर और किसी काम कार्यों से रह रहा हो, तभी उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति का भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। हाँ, समझिएगा, मान लिया अभी हमें भारत का नागरिकता दिया गया है और हम भारत के नागरिक हैं, हाँ, और हम किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेते हैं, मान लीजिए अमेरिका का हम नागरिकता ले लेते हैं, तो मेरा नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः मेरा जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो, ये कहा गया है अनुच्छेद 9 में। फिर अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि जो भारतीय नागरिकों को नागरिकता, जो भारतीय नागरिक है जिसे जो नागरिकता दिया गया है, वो तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक संसद कोई विधि ना बनाए। जैसे मान लीजिए कोई संसद के अलावा किसी और को ये अधिकार ही नहीं है कि आपका देश नागरिकता छीन ले, हाँ, तो समझ पाए होंगे 10 में। और अनुच्छेद 11 में देखा गया तो संसद को यह स्पेशल, यह संसद को यह अधिकार दिया गया कि नागरिकता से संबंधित अधिनियम बनाए या फिर कानून बनाए। हाँ, तो अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित विधि बनाए, कानून बनाए। हाँ, फिर उसके बाद नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है, तो नागरिकता पांच प्रकार से किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीका है। या तो जन्म से, कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत में हो, या फिर वंशानुगत, हाँ, या तो वंशानुगत, या फिर पंजीकरण, या देशीयकरण, हाँ, या तो फिर राज्य क्षेत्र, यानी कोई क्षेत्र जो भारत का नहीं है, तो भारत में सम्मिलित हुआ है, उस रूप में भी आप भारत का नागरिकता कहलाएंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका है, क्या क्या? तो जन्म जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से और राज्य क्षेत्र सम्मिलित हो तब। अब याद रखिए जो पंजीकरण है और यहाँ देशीयकरण है, इसके आधार पे यदि आप नागरिकता लेते हैं तो आपका नागरिकता किसी भी समय छीना जा सकता है भारतीय, यानी संसद के द्वारा ये छीना जा सकता है। संसद के हाँ, ये जो नागरिकता इसके आधार पर लेते हैं तो देशीयकरण या पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर लेते हैं तो आपका अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन जन्म, वंशानुगत और राज्यों का सम्मिलित क्षेत्र के आधार पर अगर लेते हैं तो आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। फिर देखते हैं नागरिकता त्याग, यानी कि नागरिकता कितने तरह से हम त्याग सकते हैं। तो नागरिकता त्याग 3 प्रकार से किया जा सकता है। या तो नागरिकता परित्याग कर दीजिए, आप भारत में नहीं रहिए, चले जाइए विदेश में, किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लीजिए, आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। फिर बर्खास्तगी, आप देश में आप देश में सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिए,
मतलब कुछ ऐसा काम किए या फिर देश के खिलाफ कुछ ऐसा काम किए जिससे एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने की जगह पे आप उसको अ, मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसा आप काम किए जो कि दंडनीय अपराध है, आपको नहीं करना चाहिए। तब आपको भारत सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता को। उसके बाद वंचित किए जाने पर उसके बाद वंचित किए जाने ये 3 आधार है नागरिकता त्याग करने का और नागरिकता प्राप्त करने का 5 आधार है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह हम चलते चलेंगे और एक-एक करके जितने भी अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे और मेरा मानना है कि सब अनुच्छेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोगों को एग्ज़ाम ही निकालना है। हाँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, वो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जो 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं, 1 से यहाँ तक 51 तक, अनुच्छेद 51 तक एकदम कंठस्थ होना चाहिए। उसमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी मतलब अ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, फिर नागरिकता और फिर राज्यों के बारे में जो 4 बताए हैं। यानी कि आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए हैं और जो 52 तक 51 तक बोले, 51 तक हम लोगों को कंठस्थ याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो इसी तरह चलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि 1-2 याद आज ये इतना हम लोग याद किए हैं, हाँ, कि 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9, 10, 11 में क्या है। तो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसलिए ये सब आपको याद रख